एमपी में नेताओं का माइंड गेम, सीएम पद को लेकर कांग्रेस का अलग राग, कमलनाथ को लेकर बीजेपी का भी अलग जाप, यहां सियासत दूसरे की ज्यादा जानकार। अभी पेगासस जासूसी विवाद का मसला भले ही गरमाया हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और कांग्रेस में एक अलग ही माइंड गेम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सीएम पद को लेकर भविष्यवाणी करते दिखते हैं, तो बीजेपी नेताओं को जब मौका मिलता है तब कमलनाथ के पद को लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं। दोनों की यही बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। वो मोदी जी से पूछ लें कि क्या मैं विधानसभा में क्या एफिडेविट दे दूं कि ये नहीं हुआ, और दे दें, ये स्वीकृति मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं शिवराज जी का नंबर जो आने वाला है वो नहीं आएगा। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था, आज तक कहां है सूची, क्या है, कहां है पेन ड्राइव? अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी, हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है। ये तो पेगासस जासूसी मसले के गरमाने का साइड इफेक्ट था, लेकिन इससे पहले भी एक दूसरे को छेड़ने का सिलसिला जारी ही था। अब देखिए दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, यानी शिवराज के पद को लेकर दिग्ग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट का वीडी शर्मा ने जवाब दिया, और तो और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, इस पे ध्यान दे देते दिग्विजय सिंह जी तो अच्छा था। आज तक उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है, उस पर ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा था। वैसे नरोत्तम मिश्रा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कमलनाथ से भी ज्यादा अच्छा अध्यक्ष का नाम सुझाते दिखे हैं। मैं तो मानता हूं सबसे सीनियर गोविंद सिंह जी है, और परफॉर्मेंस भी हाउस में सबसे अच्छा मैं उनका मानता हूं, लेकिन मेरे कहने से बनाएंगे थोड़ी। यानी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब पता है और कांग्रेस को बीजेपी के बारे में, लेकिन ये बात अलग है कि किसी का भी बयान अभी तक सच साबित नहीं हो पाया है। वैसे नेताओं के लिए भले इस हवा हवाई का अलग मजा हो, लेकिन जनता और कार्यकर्ता तक ये अलग ही मैसेज पहुंचता है। समर्थक तो एक दूसरे से गर्मा गर्म बहस में उलझ भी जाते हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई कोई परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखने जा रहा है, या फिर दोनों तरफ से सिर्फ हवा हवाई है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अंदाजे की सियासत। सियासत एक अंदाजे की भी होती है साहब, जिसमें आप अनुमान लगाकर कई सारी चीज़ें करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। सवाल ये है कि क्या अंदाजे की ये सियासत कि मेरे पास तो आपकी पोल है, वो कहें कि हमारे पास तो आपकी पोल है, हम तो ये खोल देंगे तो आप लोग ज़मीन पर आ जाओगे, दूसरा कहे कि आपकी खुद ढोल की पोल है, क्या इससे जनता को क्या मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। अभी हम कोविड काल से जूझ ही रहे हैं, दूसरी लहर से जैसे तैसे निपट कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी लहर का खतरा है। ऐसे में लोगों को मेरे पास सीडी है, पेन ड्राइव है, तो कोई कह रहा है कि है तो दिखा दीजिए, फिर बता दीजिए। तमाम ये जो बातें हैं ये क्या बताती है? ये बात बिल्कुल सही है जो कुछ समय पहले बंसल न्यूज़ से बातचीत में विवेक तनखा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सदस्य ने कही। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस हर डीसीसी को एक बदल देती कोरोना के लिए सेंटर्स में, तो लोगों के साथ आप जुड़ते, उनकी मदद होती। सवाल ये सबसे बड़ा है, सत्ताधारी दल का तो काम ही है, उस पर तो जिम्मेदारी जनता ने दी है कि साहब आप हमारी वेलबींग की ख्याल रखिए, उसका ध्यान रखिए, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर निगाह रखिए। लेकिन विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये दोनों उस दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या राजनीति अब ये हो गई है कि जिसको आप और हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तू मैं की राजनीति। एक दूसरे को गरियाने में जुट जाता है, दूसरा दूसरे को गरियाने में जुट जाता है, और टेलीविज़न पर बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि जनता को चीज़ें जो याद रह जाती हैं वो याद यही रह जाती हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया। पैगासस ठीक है, बड़ा मसला है, जांच होनी चाहिए, करे जांच इसकी जो भी है, लेकिन किसी आम आदमी का फ़ोन तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है सर। वो कितना कंसर्न्ड है इसको लेकर और वो इसको कितना बड़ा मुद्दा मानेगा कि नहीं साहब ये तो मेरे वजूद का प्रश्न है, मेरे प्रिय नेता का फ़ोन रिकॉर्ड हुआ है, मेरे प्रिय पत्रकार का फ़ोन रिकॉर्ड हुआ है। तो मुद्दों को ठीक है, राजनीतिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, होगा ही, और इस पर सवाल खड़े करना एक लोकतांत्रिक देश में न सिर्फ आवश्यक है बल्कि उसका सही उत्तर लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम जनता के मसले कहाँ हैं, ये सवाल एक पत्रकार के नाते हम भी सोचते हैं और शायद आप जो इस बातचीत को देख रहे होंगे आप भी सोच रहे होंगे। आज हम फिर बात करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। कमल माखीजानी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अविनाश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का सिरा बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे पर तमाम बातें की जाती हैं कि मेरे पास तो आपकी ये जानकारी है, आपके पास ये जानकारी है, आपने तो ये फ़ोन टेप करा लिए थे, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। और अब तो दोनों दल एक दूसरे के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों के बारे में ऐसे अधिकार से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बुंदेला जी बीजेपी में है कि कांग्रेस में है, कि माखीजानी जी कांग्रेस में है कि बीजेपी में है। यानी जितना बीजेपी को कांग्रेस के बारे में मालूम है उतना शायद कांग्रेस को नहीं होगा, और जितना कांग्रेस को बीजेपी के बारे में मालूम है उतना बीजेपी को नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप राजनीति के इस रंग को? देखिए, राजनीति में शायद जी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोपों के बिना कुछ है भी नहीं। लेकिन मकसद क्या है उन आरोप प्रत्यारोपों का, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप ये करें कि मेरे पास पेन ड्राइव है तो आप उसको सार्वजनिक करिए, क्योंकि वहाँ फिर नैतिकता का विषय हो जाता है। जब इस तरह की आप धमकी देते हैं, यदि नैतिक रूप से किसी भी दल के राजनेता का पतन हुआ है तो ये जनता का कंसर्न है, उसे जानने का अधिकार है कि उसका नेता क्या कर रहा है और उसने क्या किया है। तो आप जो है जब नहीं बताते तो ये लगता है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो राजनीति में वोटर भी समझता है कि इन्होंने जो है केवल अपना उल्लू साध लिया होगा, जिस तरह से कहते हैं ना, तो वो उस तरह की प्रैक्टिस भी वोटर हमारे यहाँ समझता है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। उसे पता है वोटर को कि हमारे जो नेता हैं वो क्या करते हैं। अब जैसे जो हम ये देख रहे हैं अभी, जो आरोप प्रत्यारोप या बयानबाजी एक दूसरे के बारे में चल रही है, तो उसमें जो कोरोना है या लोगों का जो कंसर्न है, विपक्ष की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के साथ खड़ा हो। वो जो हमेशा जो, जैसा आपने अभी विवेक तनखा जी का जिक्र किया, तो वो वहाँ एब्सेंट है जो होता है, क्योंकि सबसे करीब यदि होती है जनता के तो वो विपक्ष होता है। आप जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर सरकार को कमज़ोर करने के लिए या किसी भी तरह, जैसे कूटनीति कहते हैं ना कि आप मुख्यमंत्री बदल रहा है, उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदल रहा है, इससे केवल एक मनोरंजन का जरिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कूटनीतिक रूप से भी इसको क्या हासिल होगा, मुझे लगता है कि ये सिंपल एक छोटा सा इसको मनोरंजन के तौर पे देखना चाहिए। और मुद्दों को कहीं ना कहीं आप भटकाने की कोशिश दोनों जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उससे जनता को कुछ हासिल होना नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक विचारणीय बात है जिस पर सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि एक होती है मजाक बनाने की और मजाक उड़ाने की राजनीति, और ये भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया की तरह होती है। जो कहानी हमने बचपन में सुनी है कि एक गडेरिया भेड़िया आने की बात कहता है, 4 दिन तक लोग मानते हैं कि आ रहा है, फिर एक दिन सही में आ जाता है लेकिन कोई नहीं आता। राजनेताओं पर भरोसा कम करती है एक दूसरे के प्रति हल्की भाषा का प्रयोग करना और एक दूसरे का मजाक उड़ाने की पॉलिटिक्स करना, क्योंकि इसके केंद्र में जनता नहीं है। आप इंडिविजुअल हो गए, आप व्यक्तिगत हो गए। क्या कहेंगे अवनीश जी? शरद जी, देखिए ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति का परिदृश्य और राजनीति का तरीका हमारे देश में बहुत कुछ बदला है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है शरद जी, ये रूमर्स की राजनीति जिसको कहते हैं ना, जिसने आप कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कांग्रेस को बीजेपी के बारे में और बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब पता है शरद जी। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, देखिए विपक्ष सदैव, जैसे आप जब इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी तो उस समय विपक्ष सदैव कहता था, इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुआ करते थे उस समय, कामरान साहब, उनमें सदैव ऐसा
मतलब प्रतीत कराया जाता था कि इनमें कोल्ड वार चल रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी कहा जाता था कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनमें कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। तो ये राजनीति शरद जी शुरुआत से चली आ, लेकिन क्या हुआ शरद जी कि 2012-13 से एक अलग तरह की राजनीति की दिशा पकड़ी इस देश ने। उसका एक कारण मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया जहां से एंटर हुआ हमारे देश में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम कहें पहले से है, लेकिन उसमें जब सोशल मीडिया का समावेश हुआ, आज की तारीख में कोई व्यक्ति अपना लाइव चला सकता है, अपने मोबाइल से लाइव चला सकता है। तो अब हुआ क्या उसमें कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। आज जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी के, मान लीजिए बीडी शर्मा जी को या कमलनाथ जी को कोई अपना बयान देना है, पहले क्या था सर कि अगर आप देखें सन 75 या 70 में जाए तो पहले दूरदर्शन ही था अकेला, और एक सिर्फ प्रिंट मीडिया के अगले दिन का आपको इंतजार करना, कल का अखबार पढ़ें या शाम का अखबार पढ़ें। अब लेकिन इतना फास्ट हो गया कि अगर कोई अपने मोबाइल से कुछ बयान जारी करके चला देता तो वो सुर्खियां बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ये बहुत फास्ट हुआ। लेकिन हाँ, मैं फिर भी शरद जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन है, मीडिया है, मुझे ऐसा लगता है इसको हमें पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि रूमर्स हम जो फैलाते हैं या जो रूमर्स हम कहते हैं ना एक्सपोर्ट, क्योंकि आपने देखा हो कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो अभी जब भाजपा में स्वयं जो निरंतर मुलाकातों के दौर चल रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी के, प्रहलाद पटेल जी के, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में रूमर्स फैले। फिर बाद में पता चला कि खुद भाजपा ने इस बात का कहा कि हम तो एक ट्रेंड सेट करना चाह रहे थे मीडिया के माध्यम से। तो इससे क्या होता है शरद जी कि लोगों के दिमाग में भ्रम फैलता है। अच्छा, विपक्ष का काम क्या है? लेकिन यहाँ अवनीश जी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राजनीति कोई जुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल राजनीति बेट नहीं है कि शिवराज जी अचानक बुला लिए जाएंगे केंद्र में, कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बुला के कहा जाएगा नहीं अब मध्य प्रदेश में आपको नहीं रहना है, अरुण यादव जी फिर बन जाएंगे। अगर बीजेपी ये सोचती है कि कमलनाथ जी गए, कोई बड़ा नेता है नहीं, दिग्विजय सिंह जी भी नहीं है, तो हमारी बल्ले बल्ले, आप ये सोचते हैं शिवराज जी को बुला लिया यहाँ चेंज हो जाएगा, राजनीति इसका भी नाम नहीं है। आप अगर ऐसे परसेप्शंस पर राजनीति करेंगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। सर क्या होता है कि जब एक राजनीतिक दल अगर इस तरह का कोई परसेप्शन क्रिएट कर देता है तो देखिए अब ये बात तो है कि एक कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव भावना भी आ जाती है कि अगर एक कर चुका है तो दूसरा पीछे क्यों रहे। देखिए सर मतलब वर्तमान में, देखिए वर्तमान में मैं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा। देखिए मैं भटकिए मत, भटकिए, आप ही के लिए नहीं है ये जुमला। मैं कमल माखीजानी जी साहब की टिप्पणी लेकर फिर आपकी तरफ लौटूंगा। कमल जी, बड़ा बढ़िया नाम है आपका और उतना ही बढ़िया व्यक्तित्व है आपका। आई के गुजराल भी याद आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी याद आते हैं, भारत भवन भी याद आता है, और राजनीति में आप जैसी शालीन मुस्कुराहटें भी बड़ी याद आती। बहरहाल ये तो आपकी फ्लैटरिंग हो गई सर आपके बारे में, और मीडिया जब तारीफ करता है तो बड़े मायने हो जाते हैं उसके। बहरहाल क्या कहेंगे आप जी, किस तरह से देखते हैं राजनीति के इस रंग और स्वरूप को? जी माखीजानी साहब। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो नकारे के नेता होते हैं उनको कोई मंच नहीं मिलता है। एक मंच उनके पास अवेलेबल है ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो उनकी जो डर, आशंकाएं, सुख दुख वो वही शेयर करते हैं। तो जो मैंने दिग्विजय सिंह जी का ये ट्विटर पे बयान देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शिवराज सिंह जी से सब लोग घबराए हुए हैं, इसलिए मनी मन लड्डू उनके फूट रहे हैं कि मामू तो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, हर तरीके से सोच समझ कर सारे निर्णय होते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी जैसा अभी लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश में अभी और कोई है नहीं, तो बदलाव की बात है कहाँ? आप मनीमन सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। आपको लग रहा है अगर ऐसी जासूसी आपके पास थी तो जब ये सरकार गिर रही थी तब अपने जासूसी की स्किल का प्रयोग करते, तब बताते हो कमलनाथ की सरकार बचाते। आपके मन में तो ये था कि कमलनाथ की सरकार जाए, सिंधिया जी का को दरबार करके बाहर करो और अपने बेटे का रास्ते अलग करो। आपके मन में तो ये बातें चल रही हैं, इसलिए आप दूसरों के घर में झांक रहे हैं। अरे अपना घर ठीक करिए साहब, अपने घर पे आपको बहुत काम है, बहुत बिजनेस है आपके पास में, अपने घर में उसको करिए आप। जी ये बात तो सही है कि बिजनेस तो बहुत सारा है। मैं आऊँगा, इसका जवाब आपसे लूँगा। आप कहना भी चाह रहे थे दिनेश जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, हम सब की इंडिविजुअली भी बात करें तो हम सबको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत हमेशा होती है। चाहे एक पत्रकार के तौर पर मैं हूँ या कोई भी हो, आप रोज़ अपने को अपडेट करते हैं, रोज़ अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, दोनों को देखते हैं, तराजू के पल्ले पर दोनों को रखते हैं, किसका पल्ला भारी है उसको देखते हैं,
संतुलन बनाकर चलते हैं। कांग्रेस की चुनौती क्या है? आज़ादी की लड़ाई से, जंगे आज़ादी से आगे बढ़ने वाली ये पार्टी इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी रही, बुद्धिजीवियों की पार्टी रही, आंदोलन की पार्टी रही, बड़े बड़े थपेड़े झेलती रही। आज मैं और या आप या कोई भी कांग्रेस को ये नहीं बता सकता किस रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चल रही है उसमें अपना मूल्यांकन कम नजर आता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला, जैसे टेनिस में कहते हैं, फोर्स एरर करेगा, वो कुछ ऐसी गलतियां करेगा जिसका फायदा हमें मिल जाएगा। ऐसा शायद बड़ा कठिन है। जी देखिए, कांग्रेस में अभी जो समस्या है वो एक अलग तरह की समस्या, लीडरशिप की समस्या हो सकती है कि जिसके कारण आप दिशाहीन दिख रही है। लेकिन उस लीडरशिप की समस्या से जो दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप जनता से या जनता के मुद्दों से जब आप कटेंगे तो आप राजनीति करेंगे कैसे? चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे राज्य के स्तर पर देखिए। यदि राज्य पे ही हम देखें कि नेताओं के पास ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, कोई भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसका उपयोग यदि आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, जन सरोकार के लिए नहीं कर रहे, जनता के मुद्दों के लिए नहीं कर रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे? भाई आप देखिए कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कौन उठा रहा है? यदि किसी को मुआवजा नहीं मिला है, उस कोरोना में जो हमने देखी थी, जो विकृतियां सामने आई थी, सिस्टम की जो कमियां सामने आई थी, उनको सुधार के लिए या उनको लेके किस तरह का क्या एफर्ट हुए हैं, यदि राजनेता नहीं करेंगे, पत्रकार नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? मतलब एक घटना हो गई, उसके बाद हमने उसको सुधार की कुछ नहीं किया। तो आप लगातार जनता के मुद्दे उठाएं। जैसे अभी जो बासोदा के पास की घटना थी, वो लगता है एक घटना भूल गए हम, लेकिन उसके आधार पर प्रदेश में पता नहीं ऐसे कितने कुएं होंगे जहां ऐसी घटनाएं हो सकती थी। तो विपक्ष क्या कर रहा है? मतलब उस तरफ कोई उसका उन्होंने ध्यान सरकार का आकर्षित कराया कि तो जनता का जब तक मुद्दा आप नहीं पकड़ेंगे, तब तक कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल हो, तो जनता भी उसे बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। बुंदेला साहब, यही एक बड़ा प्रश्न है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या ट्विटर पर अफसोस जाहिर करना, आंकड़ों की झड़ी लगा देना, ये आज की लड़ाई के टूल्स हैं? और मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी और आपका आईटी सेल, इसमें दावा भी सामने आता है कि काफ़ी तेज़ी से काम करता है। लेकिन कोविड काल में कितने लोगों तक कांग्रेस पहुंची या अभी भी पहुंची? किसको अनुकंपा नियुक्ति मिली, किसको पेंशन मिली? सरकार की जो घोषणाएं हैं वो कितनी हकीकत में बदली? एक एनजीओ का आवरण पहनकर लोगों तक पहुंचना, उनकी दुख तकलीफ दूर करना, ये जो चीज़ें जो जनता से आपको जोड़ती हैं। देखिए शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण काल में हर कांग्रेस के नेता ने जितना काम किया, मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं। चाहे माननीय कमलनाथ जी 20,000 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें सम उपलब्ध कराई। हमारे कोई भी विधायक ले लें, चाहे प्रवीण पाठक जी लें, जीतू पटवारी जी ले लें, आलोक चतुर्वेदी, कई ऐसे विधायक हैं जो निरंतर, मतलब जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो हमारे विधायक के द्वारा छतरपुर में स्थापित किया गया। इस तरह के कई उदाहरण हैं। सबसे पहले प्रदेश में किसने अपनी विधानसभा को सैनिटाइज कराया, वो जीतू पटवारी ने कराया। तो ऐसे कई तरह के काम है। लेकिन शरद जी देखिए होता क्या है, हम आज वही कह रहे हैं। आज ये इस चर्चा के बीच में बड़ी अच्छी बात अब आई है कि मैं ये कहता हूँ कि आपको इतना समय कैसे मिल जाता है, जहां प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना जैसी भयावह बीमारी फैली हो, आपको इतना समय कैसे मिल जाता है कि कमलनाथ जी ने तो आज खंडन किया कि मैंने कभी किसी के फोन टेप नहीं कराया। चाहे मेरे विधायक वहां बेंगलोर में मौजूद थे, उन्होंने खंडन किया, उन्होंने कहा कि मेरा ये नेचर नहीं, कल्चर नहीं है, उन्होंने साफ इनकार किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार, पेगासस अभी चल रहा है, आपको इतना समय कैसे मिल जाता है? आप इतने फ्री कैसे हो जाते हैं? आपका ध्यान, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री रहते हैं, मैंने सुना है वो 5 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। जो कई लोगों की मैंने जीवनी पढ़ी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पढ़ी हो, चाहे मैंने इंदिरा जी की पढ़ी, उनके बारे में जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। मैंने शिवराज सिंह के बारे में ही पढ़ा है। ये अक्सर कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे भी नहीं सो पाते। उसके बाद आपको इतना समय। देखिए आज ट्विटर, सोशल मीडिया का शरद जी इसलिए बार बार भाजपा इसके लिए उंगली उठा रही है क्योंकि शरद जी ये पिछड़ रहे हैं।
आज से 2011-12 के समय की बात करें तो इस चीज को हमारी कमजोरी माना जाता था, उनकी स्ट्रेंथ माना जाता था। हम स्वीकार करते शरद जी, उस समय हम कमजोर थे सोशल मीडिया पर, कांग्रेस पार्टी मैं खुद उतना एक्टिव नहीं था। आज हम जब उस पर स्ट्रांग हो गए, जब हमारी जो स्ट्रेंथ बन गई है, तो भाजपा आप कह रही है तो ट्विटर वाली पार्टी, भैया आप भी तो ट्विटर वाले लोग थे। लेकिन फर्क क्या हो गया शरद जी, मैं फर्क बताऊं आपको, मेरे ट्विटर पर सिर्फ 1500-2000 के बीच में फॉलोअर, 1700 फॉलोअर हैं। लेकिन मैं अगर कोई पोस्ट डालता हूं शरद जी, मेरे जो हैं सारे वेरीफाइड है, अच्छे, मतलब जिनको मैं समझ सकता हूं कि वो मेरी पोस्ट को रिप्लाई करते हैं। अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूं शरद जी तो उस पर 30 से 40 100 तक लाइक हो जाते हैं, रिट्वीट हो जाते हैं। भाजपा के ऐसे कई नेता हैं, मैं विश्वास सारंग जी का नाम लूं, जिनके 1 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। क्या कारण है कि विश्वास सारंग जी कोई पोस्ट डालते हैं 30-40 पर अटक जाता है? उसका कारण है शरद जी कि ये इन्होंने ट्विटर हैंडल तो पहले बना लिए और उसमें अपने फॉलोअर भी बढ़ा लिए, लेकिन एक्चुअल में वो पुराने हैं, एक्टिव उनके फॉलोअर्स नहीं है। आज भाजपा के पेट में वही दर्द होता है। आज अभी जो कमल माखीजानी जी भी कह रहे थे, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कमल सर, और हम निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने काम किया कोरोना संक्रमण काल में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम किया है। आपके विधायक नहीं देखिए। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विटर से सरकारें बनाई जा सकती हैं? किसके जितने फॉलोअर्स हैं क्या वो सरकार बना सकता है? अगर ऐसा हुआ तो एक उदाहरण सर, हाँ, मैंने मतलब उदाहरण ये दिया। मुझे लग रहा है कि ये फिर हम मूल मुद्दे से हटते हैं कि आखिर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में पीड़ा में रहे, सिंधिया जी के पास भी गए, क्या कांग्रेस आज उन अतिथि शिक्षकों तक पहुंचती है? और ये सवाल बीजेपी के लिए भी उतना मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जाएगी तो उसको बहुत लाभ मिल जाएगा और बीजेपी जाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप दोनों क्या ये काम कर रहे हैं? माखीजानी साहब, सवाल बड़ा यही है कि कमजोरियां सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है और दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कमजोरियों पर सिर्फ उसी का अधिकार है। कमजोरियां सर्वव्यापी हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, इंडिविजुअली भी हम सबके भीतर हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत ईमानदारी से और उन्हें दूर करना। आपके यहाँ एक सिस्टम अच्छा ये है कि कुछ समझदार लोग किनारे बैठे रहते हैं जो पद लिप्सा की होड़ से दूर माने जाते हैं। वो संगठन में भी होते हैं और वो किसी बड़े संगठन में भी होते हैं और वो ईमानदारी से मूल्यांकन करके देख लेते हैं कि किसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा चमक दमक रही है, इनको थोड़ा संतुलित कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां आपके पास भी बहुत हैं। आपने खुद 2018 के नतीजों को देखा है, वो नतीजे ऐसे नहीं थे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, और 2023 का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर और पसीना आपको भी बहाना है। जी माखीजानी साहब। जी, निश्चित तौर पर जब हम काम करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं और पार्टी के रूप में काम करते हैं, तो कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ कमजोरियां भी होती हैं। आपने सही कहा, इनको पहचानने की आवश्यकता होती है और उसके हिसाब से उसके निराकरण की भी आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां कार्यकर्ता 24 घंटे हर काम के लिए तैयार रहता है और संगठन भी कार्यकर्ता को इतना काम देता है कि उसको बार बार जनता के पास जाने का मौका मिलता है। हो सकता है कि 2018 में ऐसी कुछ गलतियां हुई हों, हम उन गलतियों से सबक लेकर के 2023 में एक नया परिदृश्य उत्पन्न करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ये आप भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, जनता की सिंपैथी हमारे साथ है। वोट ज़्यादा हमको मिले थे, कांग्रेस को नहीं मिले थे। अभी भी जब मतगणना की बात आती, वोट्स की बात आती है, तो वोट हमको ज़्यादा मिले थे, कांग्रेस को नहीं मिले थे। तो जो कमजोरियाँ, जो गलतियाँ हमने की, हमने उनसे सबक लिया है और निश्चित तौर पर पूरा संगठन समभाव से सक्रिय होकर जनता के बीच में जा रहा है। चाहे वो कोरोना के काल की बात हो, मैंने तो देखा यहाँ पर इनके विधायक ऑक्सीजन टैंकर के आगे पीछे घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। एक फोटोग्राफर ये साथ में लेके घूमते थे कि हम ऐसे टैंकर के सामने खड़े रहें और हमारा फोटो खींचा जाए। असल में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया जनता तक। जब वो प्रवासी, पहले वाले कोविड काल में जब प्रवासी श्रमिक जो है इधर से उधर माइग्रेट कर रहे थे, हमने एक कैंप लगाया था मालवा कॉलेज चौराहे पर ग्वालियर में। तो हमने पूछा उन श्रमिकों से कि आपको जब आप आ रहे हैं हैदराबाद से या अकोला से या महाराष्ट्र से कहीं से आ रहे हैं, तो ऐसी सेवा आपको कहाँ देखने को मिली? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया है, तभी में ऐसे कैंप मिल रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता मिल रहे हैं जो हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? प्रवीण पाठक जी, ये घरों से नहीं निकले। कमलनाथ जी एक बार भी जनता के बीच में नहीं गए, डरी हुई है सर, इसलिए आपका ये जवाब आ रहा है। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसका नाम ही गांधी जी ने दिया कि हम सहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
अंग्रेज़ों की पुलिस, अंग्रेज़ों की व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने गांधी फिल्म देखी है वो जानते हैं कि वो असहयोग करते थे, विरोध नहीं करते थे, असहयोग करने के लिए कि आपको घर में रहना है तो वो आकर सड़क पर प्रदर्शन करते थे। अंग्रेज़ों की पुलिस डंडे बरसाती थी और बगल सेवा दल के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रेचर लिए खड़े होते थे और उन कार्यकर्ताओं को लेकर जाते थे और अगली फौज फिर डंडे खाने आ जाती थी। आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन का अर्थ क्या है? आप क्या विरोध को ही आंदोलन मान बैठे हैं? आज की सत्ताधारी दल का विरोध करना ही आंदोलन है? सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए? क्या विनम्रता से ये कहना कि ठीक है, ये जनता तय करेगी कि हम कहां खड़े हैं, हमने काम किया कोविड में कि नहीं किया, इसका सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी से नहीं लेना? क्या ये हड़बड़ी कांग्रेस के अंदर भी है? ये बेचैनी कांग्रेस? राहुल गांधी सदन में झप्पी तो लेते हैं, जाके जादू की झप्पी प्रधानमंत्री के साथ करते हैं, लेकिन वो भाव क्या ऊपर है? क्या वो अंदर नहीं है जो गांधी के भीतर था? जी शरद जी, देश को आज़ादी जिस प्रक्रिया से मिली उसमें आंदोलन बहुत बड़ा योगदान उसका रहा, क्योंकि जनता जुड़ती है। जब जनता जुड़ती है तो जनता का मुद्दा हो जाता है। आज बड़ी विडंबना ये है कि विकास की बातें हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो मुद्दे कौन से होते हैं? कभी आपको धर्म मिलेगा, कभी आपको जाति मिलेगी। तो मुद्दा जो विकास का होता है, जनता का जो मुद्दा होता है, उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। आज जैसे महंगाई को लेकर चर्चा होती है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या आंदोलन हो रहा है सड़क पर? जनता के साथ कोई खड़ा है या जनता नेता के साथ खड़ी? जिन पर ट्विटर हो या कोई भी हो, आप फॉलोअर आप लाखों में हो सकते हैं, लेकिन जब एक कॉल लीडर देता है तो जनता क्यों नहीं आ रही है उसके साथ? वो इसलिए नहीं आ रही है कि आप उसके साथ कंसर्न नहीं रख रहे हैं। तो ये जो गंभीर विषय है, कारण मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो नेताओं की मानसिकता है, इसके लिए वो उसमें जिम्मेदार है। वो ये मानती है कि महंगाई है, बढ़ेगी, सब कुछ, इस तरह की जो मानसिकता है उसका एक कारण है। सबसे बड़ा मुद्दा दिनेश जी यही लगता है कि आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। जिस कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, मीडिया अंग्रेज़ों का, फौज अंग्रेज़ों की, पुलिस अंग्रेज़ों की, हर एक चीज़ पर नियंत्रण है, सीधे पीपल के पेड़ पर फांसियां दे दी जाती हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए कहा जाता है ईस्ट इंडिया का सूरज कभी अस्त नहीं होता। आप उससे लड़े, आपने उसको हराया, क्योंकि आपके पास संगठन शक्ति थी, आपके पास बैरिस्टर्स नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज थी, आप ऑर्गेनाइज थे। हालांकि वो परिदृश्य और आज के परिदृश्य की हम तुलना नहीं कर सकते और ना ये कह सकते हैं कि आज, लेकिन ये बताता है कि आप जब विनम्रता से सिर्फ लड़ने के लिए कटिबद्ध होते हैं तो आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और जब आप जल्दी नतीजों पर चले जाते हैं, और आज की 5 साल राजनीति की ये चुनौती न सिर्फ कांग्रेस की है बल्कि बीजेपी की भी है। यही वजह है कि हड़बड़ी में बीजेपी मुख्यमंत्री बदलती चली जाती है, चाहे उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो, या फिर कांग्रेस की बात आती है तो यहाँ भी अमरिंदर और सिद्धू की महत्वाकांक्षा टकराती है, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षा सरकार गिरा देती है। बड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है, न शायद इधर न उधर बीजेपी में। बड़ा सवाल है, आपके लिए छोड़ें सर, हम अज्ञानी लोग क्या टिप्पणी करेंगे। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत धन्यवाद बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद माखीजानी साहब, नमस्कार।